नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम एक नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन। मेरा वचन ही है शासन, जय माहिष्मति। ये वो वाला नहीं है। वचन का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। वचन का मतलब कुछ कथन भी हो सकता है, कुछ बात भी हो सकती है, परंतु यहाँ पर वचन के मायने बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपका स्वागत है, जल्दी से आ जाइए, फिर हम अपने शानदार सेशन को शुरू करते हैं और वचन की मूलभूत अवधारणा, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां से शुरू करेंगे और चीज़ों को एडवांस लेवल तक समझने का प्रयास करेंगे जहां तक प्रश्न आते हैं। जी, गुड मॉर्निंग गाइज, जल्दी आ जाइए। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? सब कुछ मज़े में चल रहा है। और बेशक एक एक दो क्लास चैप्टर में अगर ज़्यादा होती हुई महसूस हो रही हो, पर वो आपको नुकसान नहीं देगी, वो आपको लाभ ही देगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि लिंग नामक अध्याय में 4 क्लासेस हो गई, तो आप देखो कि हमने 4 की 4 क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड किया है। और क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम की डेट भी नहीं है, तो हम एक ही बार में रोक काट देंगे, बस बढ़िया करके पढ़ के, और झंझट एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वचन, ठीक है? हमारे टॉपिक का नाम है वचन। हमारे टॉपिक का नाम है वचन, ठीक है? वचन टॉपिक है। इसी को अंग्रेजी भाषा में नंबर कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? नंबर कहा जाता है। आप इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ते होंगे तो इंग्लिश ग्रामर में आपको ये बात समझ में आती होगी, नंबर नाम का एक चैप्टर पढ़ा जाता है, नंबर नाम का। तो यहाँ पर जो वचन शब्द है, ये अध्याय है, इसका नाम है वचन। और नाम है वचन, इसका मतलब क्या है? यह एक शब्द है, संज्ञा शब्द है। परंतु यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है आपको, कि इसके मायने क्या होते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, फिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको ना एक जगह लेकर के चलता हूं, पहले आप गंभीरता से देखें और गंभीरता समझें। यहीं से लगाते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करते हैं कि इसका, क्योंकि ये शब्द है, तो अगर ये शब्द है तो इसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ जरूर होगा। हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका संख्या। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका संख्या। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? संख्या होता है। वचन का अर्थ है यहां पर संख्या। अब किस चीज की संख्या? तो एकदम से आपको पता लगेगा भाई संख्या किस चीज की हो सकती है। तो भाई आदमियों की संख्या हो सकती है, किसी चीज की संख्या हो सकती है, ठीक है? या अन्य अन्य भी चीजें देखी जाएं तो उनकी भी संख्या आपकी हो सकती है। जैसे अगर इस कमरे में मैं यहां पर खड़ा हूं, तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है। अगर इस कमरे में मेरे साथ आप 5-7 और खड़े हो जाएं, तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या 7-8 तक हो सकती है। अगर इस कमरे में बुक्स रखी हैं तो उन बुक्स की भी कुछ संख्या है। यहां पर कलमें रखी हैं तो उनकी भी कुछ संख्या है। अगर आप पूरे के पूरे देश में देखो तो संख्या पे चीजें डिपेंड करती है। संख्या बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखें। हाँ, कोई बोल रहा है पश्च स्वर क्या होता है? आप वर्णमाला टॉपिक को गंभीरता से देखें, वहां पर आपको पता लग जाएगा। इसको, इस टॉपिक को अच्छे से समझें। तो संख्या इसका अर्थ होता है, और वही आप देख सकते हो अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। अब मैं ना आपके साथ में पहले कुछ चीजें प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। आपको खुद पता लगेगा कि मैं क्या चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूं। ना मैं ऊपर कुछ लिखूंगा, ना मैं नीचे कुछ लिखूंगा, ना मैं दाएं कुछ लिखूंगा, ना मैं बाएं कुछ लिखूंगा। बाद में हम बाएं लिखेंगे, उसके बाद हम ऊपर भी लिखेंगे। मुझे एक चीज जाननी है, सिंपल। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, ये लड़का, ठीक है? लड़का, एक शब्द मैंने यहां पर लिखा लड़का। तो इस लड़का, अगर हम कह रहे हैं लड़का, तो खाली ये लड़का शब्द जो है हमारे सामने ये आया, इसको देखते ही, इसको पढ़ते ही, इसको बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आया होगा? भाई लड़का है। तो एकदम अनकॉन्शियसली, मतलब आप सोचो भी नहीं, तो आपके दिमाग में एक नंबर आ जाएगा। क्या संख्या आ जाएगी? 1। आप सोचो भी नहीं, चाहे देख लो, आप अभी इस चीज को बोल के देख लो। जैसे ही कहा जाएगा घड़ी, तो आपके दिमाग में आ जाएगा घड़ी। अच्छा, घड़ी, घड़ी का मतलब तो भाई 1 की बात हो रही है। कि भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि भाई क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे भाई 1 है, 1 के बारे में बात हो रही है। अगर आपसे कोई कहने लगे घड़ियां,
तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई घड़ियां हैं, यानी कि भाई एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा लड़का, तो आपको तुरंत पता लगेगा भाई यार एक के बारे में बात हो रही है। परंतु जब यहीं पर मैं लिख देता हूं लड़के, मैं यहीं पर लिख देता हूं लड़के, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई एक तो नहीं है। अगर लड़के लिखा है तो कम से कम तो दो होंगे, यानी कि एक से तो ज्यादा है। क्या है, एक से तो ज्यादा है। पूरा कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हुआ ला रहा हूं आपका, गंभीरता से आप लोग सुनना। जैसे अगर मैं यहां पर कहने की कोशिश करूं, समझाने का प्रयास करूं, मैंने लिखा वह, मैंने लिखा वह। अब वह में, अब यहां लिंग कुछ भी हो सकता है। वह जो शब्द है वो किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे ही मैं बोलता हूं वह, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वह यह कार्य कर रहा है, वह खा रहा है। तो निश्चित है कि आपको किसका ज्ञान होगा, आपको ज्ञान होगा वह का मतलब तो भाई एक के बारे में बात हो रही है, किसी एक चीज के बारे में। परंतु जब मैं यही तुरंत कहता हूं वे, मैं कहता हूं वे, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा वे हैं तो कम से कम दो तो होंगे, यानी कि एक से ज्यादा की तो बात हो ही रही है, एक से ज्यादा की तो बात हो ही रही है। जैसे ही मैं कहता हूं, जैसे ही मैं कहता हूं अच्छा, जैसे ही मैं कहता हूं अच्छा, अच्छा, अब अच्छा शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं। अच्छा, 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 ये मूवी वाला सीन नहीं, हम यहां पर अच्छा विशेषण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वह अच्छा है। ठीक है, तो अगर है ना अच्छा है, अच्छा है, ही करते हैं ना बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट करते हैं। तो ध्यान दो यहां पर थोड़ा। जैसे आप कहते हो अच्छा है, या खाना अच्छा है, या सामान अच्छा है, तो आप इसके माध्यम से भी क्या बता रहे हो, आप यहां पर एक की बात कर रहे हो। जैसे ही आप इसको कहते हो अच्छे, है ना, अच्छे, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में यहां पर बात होगी, एक से ज्यादा के बारे में स्वाभाविक रूप से यहां पर चर्चा हो रही है। और जैसे ही अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा कि खाता है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर खाता है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। जैसे मैं कहता हूं भाई वो बहुत खाता है, तो आपको, आप तुरंत क्या बोलोगे, आप तुरंत बोलोगे वो खाता है, यानी कि एक चीज आपके दिमाग में आई, खाता है, यानी कि भाई एक के बारे में बात हो रही होगी। किसके बारे में, एक के बारे में बात हो रही होगी। और जैसे मैं लिख देता हूं कि खाते हैं, खाते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा भाई खाते हैं, तो भाई कम से कम दो तो होंगे, एक से ज्यादा तो होंगे। तो आपने यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करी कि एक शब्द तो यहां पर एक के बारे में बता रहा है, और उसी के अगेंस्ट जैसे इसका रूप बदलता है तो वहां पर आपका क्या होता है, एक से ज्यादा के बारे में बात होती है। कुल मिलाकर के शब्द अपने आप बता रहा है कि हमारी संख्या कितनी है, चाहे यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो। और संख्या दो ही हो सकती है ना, दो ही तरह से आप बता सकते हो, या तो एक बता सकते हो या एक से ज्यादा बता सकते हो। जब आप एक बताते हो तो यहां पर एक वचन, देखो शब्द पे गौर करो, एक का मतलब क्या है, एक है, और वचन का मतलब क्या है, संख्या। या देखो देखो कितना कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। जब आप एक वचन कहते हो तो भाई एक, एक तो आपने देख लिया कि एक का पता लग रहा है, और जैसे ही आप कहते हो वचन, तो वचन का मतलब संख्या, यानी कि जो एक की संख्या में होते हैं वो एक वचन है। और एक से ज्यादा के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है बहु। एक से ज्यादा वो शब्द क्या होता है, बहु। ये छोटे ऊ की मात्रा है, जो वो होती है ना बहु, है ना, सपने में हो गया रे कमाल, रात मेरे बहु आ गई, तो वो बहु जो है उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, वधु से वो बहु बना है, ये है बहु। तो यहां पर आप देखो एक से ज्यादा की बात करोगे तो बहु की बात है, और एक से ज्यादा क्या, संख्या, यानी संख्या किसका मतलब निकलता है, वचन का, तो बहुवचन निकल जाएगा। ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। यानी शब्दों को देख करके ही आपको यह पता लग जाए कि उनकी संख्या कितनी है, वो एक है या एक से ज्यादा है। और आप यहीं पर एक चीज नोटिस करो, जो लड़का है और लड़के हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द हैं। क्या शब्द हैं बाबू, ये दोनों के दोनों संज्ञा शब्द हैं। अगर आप वह और वे देखोगे तो ये क्या है, आपके सर्वनाम शब्द हैं। क्या है बेटे, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। अगर आप अच्छा या अच्छे कहते हो तो ये आपके विशेषण हैं। क्या है, ये आपके विशेषण हैं। और अगर आप खाता है या खाते हैं बोलते हैं तो ये आपका क्रिया है। क्या है, ये आपका क्रिया है। यानी कि आपको अब एक बात समझ में आ गई होगी कि देखो संज्ञा के ही तो रूप हैं, सर्वनाम के ही तो रूप है, ये भी संज्ञा का रूप है, ये भी संज्ञा का रूप है। रूप का मतलब फॉर्म है ना, चेहरा, संज्ञा के ही चेहरे हैं,
है ना, सर्वनाम के ही चेहरे हैं। ये देखो सर्वनाम के ही तो चेहरे हैं, संज्ञा के ही तो चेहरे हैं, विशेषण के ही तो चेहरे हैं दो, और क्रिया ही के तो चेहरे हैं। तो जहां पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में उनकी संख्या का बोध कराते हैं कि वो एक हैं या एक से ज्यादा हैं, वो वचन कहलाते हैं। यह परिभाषा आपके सामने बन करके तैयार है। हमने परिभाषा को रटा नहीं, हमने परिभाषा को बनाया, डराइव किया, जैसे विज्ञान में किया जाता है। तो इसकी परिभाषा अगर हम यहां पर लिखने लगे तो आप मेरे साथ में लिखिए, बहुत शानदार ढंग से चीजों को लिखिए और बहुत शानदार चीजों को समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, संज्ञा, इसमें क्या लिखें आप, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के वे रूप, और विशेषण के वे रूप जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध होता है, संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, पर और अच्छे से डिफाइन करने के लिए कि वे एक की संख्या में है, 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 या एक से अधिक की संख्या में, 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 या एक से अधिक की संख्या में क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, वचन कहलाते हैं। दैट्स ऑल, बात खत्म। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, नक्षत्र के बारे में बता। अच्छा यार, नक्षत्र के बारे में बताएंगे भाई, आज बता देंगे, ठीक है। मुझे क्लास के बाद याद दिलाना, मैं 5 मिनट पहले क्लास को पूरी करूंगा, फिर नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। बताओ, एक बार बताओ, क्लियर हो गया? अब क्या चीज है हमारे सामने आ गया कि भाई संज्ञा का, हमारे सामने क्या आ गया कि भाई संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का और विशेषण का रूप, यानी कि रूप का मतलब यहां पर फॉर्म्स से है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, उसके डिफरेंट रूप, जिनसे क्या पता लगता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का पता चलता है कि वे एक की संख्या में है या एक से ज्यादा की संख्या में, वो वचन कहलाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया और ये हमारी परिभाषा हुई वचन की, ये हमारी परिभाषा हुई वचन की। आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्लियर है? सैटरडे वाले दिन वो करेंगे बाबू, अभी करेंगे। अभी मेरी वो यूपीएसआई में क्लासेस चल रही हैं, वो जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में पूरी हो जाएंगी। हाँ, संस्कृत हिंदी में बताएंगे। हाँ, संस्कृत इत्यादि में 3 वचन होते हैं, वहां पर द्विवचन भी होता है, हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लाइन लगा के तुम्हारे आंसर आ नहीं रहे, मुझे यहां तक चीजें पूछनी जरूरी है। देखो, मेरा जो विचार रहता है, मैं चीजों को समझाना ज्यादा प्रेफर करता हूं, मैं चीजों को रटाना प्रेफर नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझें और आपको एकदम चीजें क्लियर होंगी कि भाई क्या चीज, वचन का अर्थ क्या होता है। आप देखो, आप आज के बाद एक वचन शब्द को देखोगे ना तो आपको एक वचन नहीं दिखाई देगा, आप एक और वचन तुरंत बोलेगा संख्या, भाई एक की संख्या में हूं मैं। भाई बहु, बहु का मतलब क्या है, बहु का मतलब एक से ज्यादा की संख्या में मैं हूं यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब अगर हम यहीं पर एक चीज देखने का प्रयास करें, यहीं पर हम एक चीज देखने का प्रयास करें, क्या देखने का प्रयास करें, जो खास बात है हमारे लिए यहां पर कि भाई आपका क्या है, आपका यहां पर लिखें वचन के रूप, वचन के भेद, वचन के भेद। मैं आपसे कई बार इस चीज को शायद बोल चुका हूं, जहां तक मुझे याद है, या संभवतः आपको मैंने अभी तक ना बताई हो, कि आपको एक चार्ट बना लेना है और उस चार्ट में हिंदी के
जितने भी चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उसमें भेदों की चर्चा है। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, जैसे यहां पर आगे हमारा लिंग के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, वचन के कितने भेद हैं। तो इन भेदों को आप लिख लें और इनको आप याद रखें। आप एक चीज ध्यान रखें, सबसे जरूरी बात, एक आध क्वेश्चन हर पेपर में जहां पर हिंदी आती है वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से चीजें टकरा जाती हैं। तो अगर हम भेदों की चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि भाई दो ही तो बात है। क्या है? दो भेद हैं, दो भेद हैं, दो भेद हैं। पहला तो क्या है? वचन, मतलब दो तरह से संख्याओं को डिनोट किया जाता है। पहला तो बात है एक की संख्या। तो एक की संख्या को किस तरह से डिनोट कर रहे हो आप? संख्या का मतलब देखो, यहीं से ही नाम डेराइव होगा। एक को ऐसे लिख दिया और संख्या को लिख दिया वचन, तो एक की संख्या में है तो एक वचन। और दूसरी बात, अगर यहीं पर आप देखने का प्रयास करो, एक से अधिक की, एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या, तो एक से अधिक के लिए शब्द आता है, इसके लिए शब्द आएगा बहु, है ना, बहु, और संख्या के लिए आ जाएगा वचन। तो दो ही प्रकार के आपके यहां पर भेद होते हैं, इनको आपको जानना चाहिए, इनको आपको समझना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक नोट आप यहां पर लिख लीजिए, एक नोट आप यहां पर लिख लीजिए कि हिंदी में द्विवचन, हिंदी में द्वि मतलब दो, है ना, वचन मतलब संख्या। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में होता है ये, और अन्य भाषाओं में भी आपका देखने के लिए मिलता है, पर हिंदी में द्विवचन कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहां पर अब इतना सब हमने समझ लिया। अब हम एक काम करते हैं, इनकी औपचारिक परिभाषा एक वचन और बहुवचन की भी लिख लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए, जिससे ऐसा ना लगे कि चीजें, हालांकि इसको उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को पारिभाषिक रूप में लिखा जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की एक की संख्या में होने का पता चले, वो आपका एक वचन है। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का वह रूप, है ना, वह रूप जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, वह बहुवचन है। उसकी परिभाषा और उदाहरण हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो आप एक ही पेपर पर लिखें, मैं प्रेफर करता हूं इन चीजों को, उससे कंपैरिजन बिल्ड होता है, और कंपैरिजन बिल्ड होता है तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, देखो जैसे हम यहां पर लिखते हैं, जैसे हम यहां पर लिखते हैं एक वचन, जैसे हमने यहां पर लिखा एक वचन, तो एक वचन में क्या है? सिंपल, एक वचन में आप क्या लिखोगे परिभाषा के? संज्ञा, अभी हमने लिखा, सिद्ध भी किया कि संज्ञा, हमने सिद्ध किया सर्वनाम, हमने सिद्ध किया क्रिया, हमने सिद्ध किया क्या? हमने सिद्ध किया क्रिया, और हमने साथ में सिद्ध किया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की एक की संख्या में होने का बोध होता है। वस्तु का, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक की, के लिखना ज्यादा उपयुक्त है, ये परसर्ग है। वस्तु के एक की संख्या में होने का पता चलता है। कितना? एक की संख्या में होने का, एक की संख्या में होने का पता चलता है, एक की संख्या में होने का पता चलता है, वह एक वचन आपका कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसको अगर हाईलाइट करना चाहें तो इन चार चीजों को हाईलाइट करें, फिर यहां पर रूप को हाईलाइट करें, फिर व्यक्ति अथवा वस्तु को हाईलाइट करें, और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एक की संख्या में होने का पता चलता है। जैसे अगर आप यहां पर उदाहरण देखो तो ये आप मोटा अगर आप देखो तो आप यहां पर सबसे ज्यादा मूल तो यह संज्ञा ही है। अगर आप इस चीज को देखने का प्रयास करते हो, इस चीज को समझने का प्रयास करते हो, हाँ, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है मेरे भाई। हाँ, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है मेरे प्यारे। कुछ और ना उभय लिंग होता है। कुछ शब्द उभय लिंग की तरह से बर्ताव करते हैं, परंतु यहां पर उभय लिंग नहीं होता है। अब ध्यान से देखो,
आपको आगे चल करके कुछ प्रश्न ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अगर आप मूलतः थोड़ी जड़ पकड़ने की कोशिश करो तो संज्ञा का ही रिप्लेसमेंट है सर्वनाम। आपको पता है ना सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम में कुछ भेद नहीं है, एक ही चीज है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस पर, अवधारणा के बेस पर, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही हम रिप्लेसमेंट डालते हैं। और आपको पता है विशेषण का इस्तेमाल किस लिए होता है? संज्ञा और सर्वनाम के लिए ही होता है, ये बात पता है। और जो एक्टिविटी संज्ञा या सर्वनामों के द्वारा की जाती है वही क्रिया होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों में भी अगर जड़ को पकड़ा जाए तो संज्ञा ही जड़ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो संज्ञा ही आपकी जड़ है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो अगर हम यहां पर उदाहरण देखना चाहें, हालांकि हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर हम यहां पर यह भी लिख देते कि भाई संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की एक की संख्या में होने का पता चलता है, दैट्स फाइन। पर हमने बहुत खोल करके चीजों को लिखा है और उनको साबित भी करने का प्रयास किया है, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो। जैसे अगर आप यहां पर उदाहरण देखना चाहते हैं तो ज्यादातर संज्ञा के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमने कहा लड़का, तो लड़का लिखते ही हमको पता क्या लगा? लड़का लिखते ही हमको पता लगा कि भाई ये तो एक है। जैसे हम लिखते हैं नदी, खाली हमने नदी लिखा तो एक है। जैसे हम लिखते हैं आपका पुस्तक, जैसे हमने यहां पर लिखा पुस्तक, जैसे हमने यहां पर लिखा सड़क, जैसे हमने यहां पर लिखा कलम, जैसे हमने यहां पर लिखा बात, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा बात, तो आप इन आदि आदि, तो आप इन सब शब्दों को देखने का प्रयास करो। इनमें सब में क्या है? लड़का दिमाग में आएगा एक, नदी दिमाग में आएगा एक, पुस्तक दिमाग में आएगा एक, ठीक है, कि एक नदी बह रही है। उसके बाद सड़क, सड़क है तो एक है, सड़कें हैं तो ज्यादा है, कलम है तो एक है, कलमें हैं तो ज्यादा है, बात है तो एक है, बातें हैं तो ज्यादा है, बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक वचन का कॉन्सेप्ट। इसी के अगर थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दें तो हमको यहां पर बहुवचन की परिभाषा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगी और बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुवचन, बहु मतलब बहु का वचन। कोई कह रहा था, मैं पढ़ा रहा था हरियाणा वाली क्लास में, हाँ मैं पढ़ा रहा था हरियाणा वाली क्लास में, तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई बहुवचन क्या होता है? उन्होंने कहा जी बहु का वचन ही शाश्वत है। घराड़ी का जो वचन है, बहु का जो वचन है, वही वचन बहुवचन कहलाता है। हाँ, ये तिर्यक रूप भी बताएंगे थोड़ा सा, कौन सा, अभी रुकिए उसको भी समझाएंगे, अभी आगे कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसको भी थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे तिर्यक रूप को। तिर्यक रूप क्या होता है कि बहुवचन में ही जब कारक की विभक्तियां जुड़ जाती हैं, है ना। जैसे हम अगर अभी एक मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे। तो जैसे हमने कहा नदी तो एक है, एक से ज्यादा नदियों के बारे में बात करनी है। जैसे हमने यहां पर क्या कहा? नदियां, नदियां, तो इसका बहुवचन होगा नदियां, एक से ज्यादा। पर आप बोलोगे सर नदियों भी तो होता है, और आपने अभी बोला है कि नदियों। तो जब हम बहुवचन के साथ में कारक विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं और विशेषकर आप को इत्यादि विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तब इसका रूप बदल जाता है, थोड़ा सा तिर्यक रूप हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? लेटरल रूप हो जाता है। वो रहता बहुवचन में ही है, पर वो लेटरल रूप आ जाता है। उसको बहुवचन के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वह बहुवचन का ही तिर्यक रूप है, ठीक है। और ज्यादातर तिर्यक रूपों की पहचान क्या होती है? ज्यादातर तिर्यक रूप जो होते हैं वो आपके ओ लगा होता है उनके बाद में। जैसे अगर मैं कहूं एक वचन, तो आपके सामने आ जाएगा नदी। मैं बोलूंगा कि बहुवचन इसका बताओ, तो आप बोलोगे नदियां। मैं बोलूंगा तिर्यक रूप बताओ, तो आपको ओ लगा देना है, नदियों। जैसे बोल रहा हूं बेटा, आपने बोला बहुवचन तो बेटे, और तिर्यक रूप इसी का बहुवचन में तो बेटों। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, इसको मैं बताऊंगा जब हम रूल देखेंगे नियम बनाने संबंधी। तो बहुवचन को अगर आप यहां पर देखना शुरू करेंगे तो परिभाषा क्या बनेगी प्यारे? परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का वह रूप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक से अधिक
एक से अधिक, एक से अधिक संख्या में, एक से अधिक संख्या में होने का पता चलता है, संख्या में होने का पता चलता है, संख्या में होने का पता चलता है। उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है बहुवचन, बहुवचन कहलाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, साथ में वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का एक से अधिक की संख्या में होने का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे इन्हीं के उदाहरण लेंगे बिल्कुल सेम। जैसे लड़का है तो ये एक वचन है, इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट में बताओ, इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं। लड़के। जैसे नदी लिखा है तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां। अगर पुस्तकें लिखा, पुस्तक है तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें। सड़क है तो सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें। अगर बात लिखा है तो बात का हो जाएगा बातें। और कलम लिखा है तो कलमें। क्या हो जाएगा? कलमें हो जाएगा, आदि आदि। देखो, मैंने चीजों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए सेम उदाहरण लिए हैं, उन्हीं का एक वचन और उन्हीं का बहुवचन मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये एक वचन और बहुवचन को हमने बहुत अच्छे समझा और जानने का प्रयास किया। ठीक है, जानने का, समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि तृतीयक रूप को भी मैं बता दूं तो क्या करूं? अभी बताऊं या आगे रूल्स के साथ बताऊं? जैसी आपकी सहूलियत हो। अभी बताऊं या आगे बताऊं या रूल्स के साथ बताऊं? कैसे करूं? सेपरेट बताऊं? आप बताओ। हाँ, घोड़ा एक वचन है। घोड़ा शब्द को देखो ना, शब्द क्या कहता है? आप कहते हो घोड़ा, तो क्या है? घोड़ा एक ही तो है। अभी आगे, अभी आगे। चलो मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वचन एक्चुअली में क्या चीज होती है। और अब मैं थोड़ा सा यहां पर तृतीयक रूप को थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे फिर हम आगे उसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? वचन का तृतीयक रूप, वचन का तृतीयक रूप, वचन का तृतीयक रूप, वचन का तृतीयक रूप। तो तृतीयक रूप सीधे सीधे अगर मैं यहां पर एक तरफ लिखता हूं, जिससे आपको कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा। एक तरफ मैं लिखता हूं एक वचन, और तृतीयक रूप हमेशा किसमें रहता है? बहुवचन में ही रहता है। यहां पर मैं लिखता हूं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। और यहीं से हम अवधारणा निकालेंगे तृतीयक रूप की। किसकी? तृतीयक रूप की। तृतीयक रूप मतलब साइड में जो ले जाता है, अलग तरह से जो रूप यूज होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, तृतीयक रूप का मतलब क्या है कि जब जब क्या होता है? बहुवचन के साथ में, जब बहुवचन के साथ में, जब बहुवचन के साथ, जब बहुवचन के साथ कारक की विभक्तियां, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह कह लो उनको, या उनको विभक्ति कह लो, या उन्हीं को परसर्ग कह लो, या उन्हीं को क्या कहा जाता है? या उन्हीं को परसर्ग कहा जाता है। परसर्गों का प्रयोग होता है, परसर्गों का प्रयोग होता है, परसर्गों का प्रयोग, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जब बहुवचन के साथ कारक चिन्ह, विभक्ति, परसर्गों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो तृतीयक रूप प्राप्त होते हैं। तो क्या होते हैं? तो तृतीयक रूप मिलते हैं। तो तृतीयक रूप हमको प्राप्त होते हैं। अब परसर्गों में क्या क्या हो सकता है? परसर्गों में तमाम, आपको पता है। जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको, जैसे मैं याद करवाता हूं कारक को। कर्ता ने, फिर कर्म को, और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, का की के संबंध में पर अधिकरण समान, उस संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान। बहुत सुंदर है, इससे आपको कारकों की संख्या भी याद हो जाती है और विभक्तियां भी आपको याद हो जाती हैं। तो कर्ता ने, ये जो ने है ये विभक्ति है, कर्म को विभक्ति है, करण से और के द्वारा विभक्ति है, संप्रदान को और के लिए विभक्ति है, इसी को परसर्ग बोलेंगे।
ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आपको। इसी तरह से मैं, पर और काकी के, रारी रे, संबोधन इत्यादि, ये तो ऐसे याद होगा आपको पूरा का पूरा। तो यहां पर क्या याद करना है आपको, जब यही विभक्तियां यूज होती हैं तो क्या आपको दिखाई देता है, तो आपके तिर्यक रूप का निर्माण होता है। और तिर्यक रूप की अगर पहचान की हम लोग बात करें, पहचान की बात करें हम लोग, तो ओ लगा रहता है, अंत में क्या रहता है, अंत में ओ रहता है, अंत में आपको ओ दिखाई देगा, अंत में आपको ओ दिखाई देगा, अंत में ओ रहेगा, तो तिर्यक रूप बनता है। ऐसे लिख देते हैं यहां पर, तिर्यक रूप बनता है। जैसे मुझे आप कुछ शब्द बताओ, जैसे जैसे हम यहां पर लेते हैं, जैसे हम यहां पर लेते हैं, थोड़ा नीचे करके लेते हैं जिससे हमारा वहां तिर्यक रूप वाला भी आ जाएगा। एक वचन में जैसे हमने यहां पर लिखा पुस्तक, पुस्तक, इसी का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसी का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। पर जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी विभक्ति को ऐड करते हैं, तो यहां पर इसका रूप हो जाएगा पुस्तकों। हम यूज करते हैं ना कि पुस्तकों को लाओ भाई, पुस्तकों को लाओ। जैसे ही हम यहां पर कहते हैं आपका, हाँ, लड़का, तो लड़का हो गया एक, लड़के हो गए एक से अधिक। और अब हम ये भी तो प्रयोग करते हैं लड़कों, लड़कों को भी तो प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर नदी, जैसे हमने लिखा यहां पर नदी, और उसी के साथ हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो नदियां बनेगा। क्या बनेगा, नदियां। ये रूल्स आपको मैं बताऊंगा। परंतु अगर आप उन्हीं का तिर्यक रूप बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आपको ओ लगा देना है। तो ये ओ अंत में देखने को आपको मिलेगा, ओ। तो पुस्तकों, लड़कों, नदियों, देखो यहां पर नदियां हैं, नदियों हैं, दोनों बहुवचन, पर वो तिर्यक रूप है, अलग से रूप है। और तिर्यक रूप का मतलब क्या होता है, जब बहुवचन के साथ कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है तब उनका ये रूप हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिखने का प्रयास करें नारी, नारी, तो नारी का उल्टा, नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नारियां, नारियां हो जाएगा। पर अगर हम इसका तिर्यक रूप देखें तो नारियों, है ना, भारतीय नारियों ने ऐसा किया, इत्यादि इत्यादि रूप से चीजें देखने को मिल सकती। जैसे आप कहो बेटा, है ना, आप कहो बेटा, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा बेटे। और इसी को आप तिर्यक रूप में देखो तो बेटों हो जाएगा, बेटों, कि भाई बेटों ने ऐसा किया, बेटों ने ऐसा किया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तिर्यक रूप का मतलब है बहुवचन के साथ में कारक के चिन्हों का प्रयोग होना, और उससे हमको ये प्राप्त होता है। इसकी पहचान क्या है कि अंत में ओ लगा हमको दिखाई देता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। बात है, बातें हैं, बातों हो जाएगा, बातों में क्या रखा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट खड़े हो सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं बातों के संदर्भ में भी, कि हमने लिखा बात, तो बात एक वचन में आ गया, बात हुई। हमने कहा बातें, बातें, तो हमने यहां पर क्या लिखा, ये हमने बहुवचन लिखा। पर जब इसी के तिर्यक रूप में जाएंगे हम लोग तो यहां पर हो जाएगा बातों। और इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपने चीजों को समझ लिया होगा और आपको चीजें अच्छी तरह पता लगी। जैसे घोड़ा आप लिखो, जैसे आप क्या लिखो, घोड़ा लिखो, जैसे आप लिखो घोड़ा, तो घोड़ा एक वचन हो गया। आपने एक से ज्यादा लिखना है तो घोड़े लिखोगे आप। पर अगर आप इसी का बहुवचन में तिर्यक रूप बनाओगे तो घोड़ों आपको लगाना पड़ेगा। आप सबके अंत में देख सकते हो ओ लगा हुआ है। पुस्तकों, लड़कों, नदियों, नारियों, बेटों, बातों, घोड़ों, आदि आदि तमाम तरह की चीजें आ जाएंगी। एक बार मुझे बताओ ये तिर्यक रूप वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। हाँ, चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियों, ठीक है, चिड़िया, चिड़िया हो जाता है। क्लियर है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा आपको। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो तिर्यक रूप के बारे में भी हमने समझ लिया चीजों को और जान लिया। अभी आगे आप खुद भी देखते जाना। अब हम क्या काम करते हैं, हम आपके एक वचन से बहुवचन बनाने, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपको चीजों को समझाने में। देखो ऐसे जब सब समझा के चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उनका अलग सुख रहता है, बहुत अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जब आप जाओगे परीक्षा में बैठोगे तो 37/37 आपको अंक देखने के लिए मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, मजा आ जाएगा आपको, मौज आ जाएगी आपकी। ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहां पर हम क्या काम करेंगे,
एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम। क्या कर रहे हैं हम यहां पर? एक वचन से बहुवचन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं आपके, जो मैंने पीछे चीजें बताई वहां से प्रश्न बनते हैं। अब हम यहां पर नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई एक वचन शब्द हो तो उसको हम बहुवचन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम बहुवचन शब्द कैसे बना सकते हैं। तो एक वचन से बहुवचन, है ना, एक वचन से बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाना हो, क्या हो, अपनी बहू को छेड़ दो भाई। हाँ, अपनी बहू को छेड़ दो। तो जैसे ही अपनी बहू को छेड़ोगे तो वो एक वचन आपने कहा तो तू काली है, बाप पेरो उधर से शुरू हो जाता, तेरा खानदान काला, तू काला, तेरे भीतर का मन काला, तेरा मन काला है, तेरे घराड़े काले हैं, तेरे बालक काले हैं, तेरा भाई काला है, सब काले हैं। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन ऐसे बनाया जाता है। एक से सर्व सिद्धांत लिख दो, पर ये वो नहीं है, ये बहुवचन है, एक से ज्यादा। एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम, बनाने संबंधी नियम, बनाने संबंधी नियम, बनाने संबंधी नियमों को आपको थोड़ा सा देखना चाहिए और नियमों को थोड़ा सा आपको गंभीरता देखना चाहिए। पहले मैं आपको कुछ 6-7 नियम इसके संदर्भ में बताऊंगा जिनको आपको देखना है और उनसे आपको अभ्यास भी करते जाना है। हाँ हाँ, अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो जब ब्याह होगा तो फिर तरीके से मतलब रहना, छेड़ना मत। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको देखो, अगर आप बहुत सारी बुक्स को देखते हो, मैं प्रयास करता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं, जब भी मैं किसी कोर्स को पढ़ाता हूं, तो मैं अपने कंटेंट को अपडेट करने की कोशिश करता हूं, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो आपको। तो मैं देख रहा था कि वचन संबंधी नियमों को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों ने बहुत अलग अलग ढंग से दे रखा है। और आप ये मान करके चलिए कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने उसको बहुत सरल करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा कोर कॉन्सेप्ट है कि पेपर में क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको कोई वो थोड़ी करना है कि महारथी बनना है। तो इसमें नियम नंबर 1 आप देखो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नियम 1, नियम कौन सा? नियम 1 देखो आप, और इसमें मेरे साथ आप लिखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, क्या है? अब ध्यान से देखना, इससे पहले लिंग को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या बात बोली जा रही है। स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में भी क्या संज्ञा शब्द होवे। हमारे पास क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, यानी कि संज्ञा होवे, और वो कैसी संज्ञा होवे? वो स्त्रीलिंग संज्ञा होवे। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का कैसे पता लगेगा? तो वहां पर क्या बात बोलनी है? वहां पर बात आपको बोलनी है कि भाई वाक्य में प्रयोग करके देखो क्रिया पर क्या असर पड़ता है, और क्रिया पर जो असर पड़ेगा उसी के हिसाब से आप डिसाइड करो कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में, है ना, अंत में या आता है, बहुत ध्यान से सुनना, अंत में या आता है, क्या है? या आता है, या आता है, या आता है ना। एक वचन से बहुवचन की बात हो रही है। यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, एक वचन में है, और उसके बाद में अंत में या आ रहा है, तो अगर आपको उसको बहुवचन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहीं पर मैं कलर चेंज करूंगा। तो या के स्थान पर, किसके? जो अंत में या आ रहा है, या के स्थान पर, या के स्थान पर, या के स्थान पर या जोड़कर, क्या जोड़कर? या जोड़कर। ये बहुत सरल है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि या के साथ ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके, या जोड़कर, या जोड़कर क्या हो जाएगा? या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। एक वचन से बहुवचन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखो, यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द होना चाहिए। अभी जो तुम एग्जाम्पल दोगे उसमें बहुत सारे शब्द तुम्हारे द्वारा बोले जाएंगे पुल्लिंग, परंतु स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होना चाहिए, और उसके अंत में होना चाहिए आपका या। और आपको क्या काम करना है? अगर अब इसका एक वचन से बहुवचन करना है तो इस या की जगह पर आपको या जोड़ देना है, तो बस सिंपल आपका काम तैयार हो जाएगा और आपको एक वचन से बहुवचन का स्वरूप जो है वो मिल जाएगा। जैसे अगर आप इसमें लिखो चिड़िया, है ना, जैसे आपने यहां पर लिखा चिड़िया, तो देखो चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आप यहां पर लिखो डिबिया, डिबिया,
जैसे आपने यहां पर लिखा डिबिया, जैसे आपने यहां पर लिखा चूहिया, चूहिया घर में होती है ना, चूहिया होती है, चूहिया, चूहिया होती है। उसके बाद आप जैसे ही यहां पर लिखने का प्रयास करोगे, आप जैसे ही यहां पर लिखने का प्रयास करोगे बुढ़िया, 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 जैसे ही आप यहां पर लिखने का प्रयास करोगे लुटिया, ठीक है, लुटिया आप इसको लिखने का प्रयास करोगे तो यहां पर ये सारे के सारे एक वचन हैं। परंतु आप देखो, चिड़िया उड़ रही है, डिबिया जल रही है, चुईया दौड़ रही है, बुढ़िया खा रही है, लुटिया लुढ़क रही है। तो अब सबके सब स्त्रीलिंग है, सबके अंत में क्या है, या आ रहा है। देखो तो अब हमको अगर इनका एक वचन से बहुवचन करना है तो कुछ नहीं करना, सीधे या के स्थान पर या कर दो, या आप लिख दो, अनुस्वार जोड़ दिया जाएगा। तो चिड़िया जैसे ही आप लिखोगे तो चिड़िया बहुवचन हो जाएगा। जैसे ही आप डिबिया का डिबिया करोगे, अनुनासिक है, यह क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में नाक से वायु ज्यादा निकलती है। जैसे आप बोलोगे डिबिया तो नाक के जो नथुने के ये कोने हैं, डिजाइन बने हुए हैं, जिसके जो अलग अलग मॉडल के बने हुए हैं, आप सबके हमारे अलग अलग हैं, तो इन पर जोर पड़ता है, ये कुछ फूल से जाते हैं। जब बोल के देखो डिबिया तो एकदम से फूलते हैं, चिड़िया, ठीक है। उसके बाद चूहिया, आप कहते हो कि भाई इस चूहिया ने तो दिमाग खराब कर दिया है, तो इस चूहिया ने दिमाग खराब कर दिया, इस शब्द का प्रयोग गलत है। चूहिया आप बोल रहे हो तो एक से अधिक की बात हो रही है। बुढ़िया कि भाई इस बुढ़िया, तो इस बुढ़िया नहीं, इन बुढ़ियाओं ने, है ना, इन बुढ़िया ये। उसके बाद लुटिया तो लुटिया, लुटिया शब्द हो जाएगा। तो आपको क्या काम कर देना है, बस बाद में यहां लगा देना है, या आप कहो कि अनुस्वार लगा देना है, तो उससे आपका एक वचन से बहुवचन का निर्माण हो जाएगा। ये एक है और ये एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन की बात हमारी हो रही है। आप भी कुछ ऐसे शब्द दो, देखो मैं कुछ लिख रहे हो क्या। हाँ हाँ, बहुत शानदार। हाँ, गुड़िया ले लो, हाँ गुड़िया ले लो, गुड़िया, गुड़िया, ऐसे तमाम शब्द आपके हो सकते हैं, ठीक है। खटिया, खटिया, ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको लिमिटेड एग्जाम्पल लेकर चलने पड़ेंगे, और ये वो एग्जाम्पल हैं बाबू जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से प्रश्न आते रहते हैं, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, बुढ़िया, लुटिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बताओ यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। गुड़िया लगा लो, गुड़िया हो जाएगा। बिटिया, बिटिया, हाँ ये बिटियां यहां आ रही हैं, बोलते हैं ना ये बिटियां यहां पर आई हैं। कोई लिख रहा है महिला, ला नहीं है, अंत में या की बात हो रही है। नदी शब्द में क्या है, ईकारांत शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, बताओ मुझे एक बार, इस यहां तक की क्लियर है। अभी आपको और भी चीजें पता लगेगी, आपको भी आकारांत शब्द के, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, इसमें कुछ आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इस नियम को मान नहीं रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा नियम अलग से है ना, उनके लिए थोड़ा सा नियम अलग है, वो आपके अलग श्रेणी में चले जाएंगे। यहां पर विशिष्ट रूप से या ही आ रहा है, विशिष्ट रूप से या ही आपका दिखाई दे रहा है। हाँ कुटिया है तो कुटिया हो जाएगा, लिखवा के मानोगे भाई, तुम नहीं मानोगे, लो लिख दिया कुटिया, हाँ तो कुटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहां पर बहुत सारी कुटियां हैं, महात्माओं की बहुत सारी कुटियां हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके तमाम शब्द हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे चलें, अगले नियम की तरफ देखते हैं और समझते हैं, अगले नियम की तरफ देख चलते हैं और समझते हैं। अभी एक दो शब्द जैसे आपके आ रहे हैं उनके बारे में, हाँ उनके बारे में, जैसे एक एक कांस्टेंट शब्द लिखा जा रहा है कन्या, जैसे कांस्टेंट शब्द लिखा जा रहा है कन्या, काफी सारे बच्चों ने लिख दिया इसको, तो कन्या आपको लगेगा सर उसमें या आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, परंतु इसका जो रूल है वो आकारांत स्त्रीलिंग इसको माना गया है। क्या माना गया है, हालांकि देखो आप यहां पर कि अंत में या आ रहा है, और या में भी क्या है, य और आ है, तो ये भी आकारांत है, परंतु इनके लिए यही रूल बनाया गया है वैयाकरणों ने
कि भाई अगर या आ रहा है और इनके यही कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल उनके द्वारा दिए गए हैं, तो इनके स्थान पर या के स्थान पर या लगा देना है। अब कन्या भी है तो कन्या होना चाहिए, पर उसका तो बहुवचन कन्याएं होता है, तो वहां पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है, उसको यहां पर अपवाद मान लो या कुछ भी कह लो आप उसको। ठीक है, चलो अगले नियम की तरफ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अब यहां पर समझो आप नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, हाँ, नियम संख्या 2, नियम 2, नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 कहता है, नियम 2 कहता है आपका कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या हो? अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या हो बच्चे? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो। अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत का, बहुत इंपॉर्टेंट, अकारांत का मतलब अकार और अंत, यानी कि अंत में अ आता हो, अकार और अंत, यानी कि अंत में अ आवे। इसका साधारण अर्थ क्या है कि शब्द ऐसा हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, और अंत में हमको क्या दिखाई दे? अंत में हमको अ दिखाई दे, अ आवे। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द यदि है तो उसके स्थान पर, अ के स्थान पर ए जोड़कर, क्या करके? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में, शब्द में अ के स्थान पर, किसके स्थान पर? अ के स्थान पर, अ की जगह पर, अ के स्थान पर, अ के स्थान पर क्या जोड़कर? ए जोड़कर। ए भी क्या? ए में भी क्या आ जाएगा? इसको अलग से लिखते हैं जिससे इसकी पहचान अलग से बनी रहे। तो ए जोड़कर, ठीक है, ए जोड़कर, ए जोड़कर, ए जोड़कर क्या होगा? आप एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ये जो ए है ये किस तरह से दिखाई देगा? अब किस तरह से दिखाई देगा? अब तो आपको हमेशा याद रखना है, ए की होती है एक मात्रा, और ये अनुनासिक अब इस पे तो आएगा नहीं, तो यहां पर बिंदी के रूप में दिखाई देगा, ऐसे इस तरह से आपका दिखाई देगा। जैसे आप उदाहरण देखो, उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ हम लिखते हैं एक वचन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं बहुवचन, दूसरी तरफ हम लिख देंगे बहुवचन, क्या लिख देंगे? बहुवचन हमारे द्वारा लिख लिया जाएगा, बहुवचन हमारे द्वारा यहां पर लिख लिया जाएगा। तो आप यहां पर गंभीरता से देखें, जैसे हमने यहां पर शब्द लिखा किताब, ठीक है, जैसे हमने यहां पर शब्द लिखा किताब, इसी, ये उर्दू का शब्द है, ये हमने हिंदी में लिखा पुस्तक, ये हमने यहां पर लिखा सड़क, ठीक है, ये हमने सड़क लिखा। उसके बाद हमने यहां पर लिखा बात, क्या लिखा? बात हमने लिख लिया यहां पर। उसके बाद उधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर भी एक बना लेते हैं पूरा सेक्शन, एक वचन और बहुवचन का, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो बात लिख लिया हमने, और बात कब होती है? तो रात में होती है बात, तो भाई ठीक है, बातें रात में ही करते हो तुम, नंबर आ जाएगा बेबी, फिर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा मैं, बस मेरे को 2 साल और दे दो, मेरे को 1 साल दे दो। अरे पिंटू, मेरा तो ब्याह करने वाले हैं मेरे पापा, मेरे को बस सबका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नंबर आ जाएगा और स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, जैसे बहन शब्द हो जाएगा, जैसे बहन शब्द हो जाएगा, जैसे शब्द हो जाएगा मेज, जैसे शब्द हो जाएगा मेज, जैसे और भी शब्द इसमें हो सकते हैं, अभी मैं आपसे पूछ लूंगा। तो आप गंभीरता से देखने का प्रयास करो, आपको वर्ण विच्छेद मैंने करना सिखाया है। तो आप देखो ब में क्या है, तो ब में ब है और अ है। वर्ण जो होते हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, तो यहां पर भी अ है, क, क, त, त, न, इनमें सब में अ है। तो अगर आप क्या काम करोगे, अगर आप इस अ के स्थान पर यहां पर ए लगाओगे, तो ए की मात्रा क्या है? ये बनेगी। ए की मात्रा क्या बनेगी? जो हमने दिखाया वहां पर। तो यहां पर अब अगर ब के साथ में ए लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? ब की होती है एक मात्रा, ए की होती है एक मात्रा, और ऊपर क्या आ जाएगा? ये बिंदी, तो बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। तो यहां पर किताब से क्या बन जाएगा? किताब से बन जाएगा किताबें, है ना, किताबें। पुस्तक से क्या हो जाएगा? पुस्तकें। क्या हो जाएगा? पुस्तकें। सड़क से क्या हो जाएगा? सड़कें। ठीक है, सड़कें। बात से क्या हो जाएगा? बातें। बात से क्या हो जाएगा? बातें। हाँ, समझ रहे हो बात? हाँ, दिन शब्द जो है, हाँ, दिन शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है बाबू। दिन चढ़ता है, दिन उतरता है, दिन बीतता है। रात जो है वह आती है, जाती है। रात से क्या हो जाएगा? रातें। बहन से क्या हो जाएगा? बहनें। मेज से क्या हो जाएगा? मेजें।
तो आपने इन सब चीजों को जाना कि अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में जो आ रहा है उसकी जगह पर ए जोड़कर, और ए को कैसे दिखाएंगे, तो ए की होती है एक मात्रा, और ये अनुनासिक जो ऊपर बना हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, बिंदी के रूप में परिणत कर देंगे। हाँ ठीक है, सड़कें हो जाएगा। हाँ, लेखक जो शब्द है, लेखक लिखता है ना कि लिखती है, लेखिका लिखती है, परंतु वो आकारांत हो जाएगी तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ये जो बात बोली जाती है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो लिंग का भी तो ध्यान रखना है। आप देखो किताबें पढ़ी जाती हैं, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, बातें होती हैं, रातें बीतती हैं, बहनें आती हैं, मेजें बनती हैं, बिकती हैं। और कोई शब्द बताओ आप। हाँ, कपड़ा, 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 कपड़ा क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। कपड़ा क्या है, हाँ, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है मेरे भाई। कपड़ा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द है वो कपड़े हो जाएगा, कपड़े नहीं होगा। यहां पर देखो ऊपर वो बिंदी भी है, यहां पर एक तरह से अनुस्वार की तरह से वह काम कर रही है। ठीक है। महिला आ रहा है, उसमें अ नहीं आ रहा है। कन्या, अरे भाई रुक जाओ यार, कन्या वाले, ये अकारांत है, अंत में अ है मेरे भाई, आ कहां पे दिख रहा है आपको। चलो बताओ। जैसे कोई कह रहा है चादर, किसने कहा चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे, चादर बिछाई जाती है, तो चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, चादरें ले लो, चादरें ले लो, है ना, चादरें, है ना, चादरें, चादरें हो जाएगा वहां पर, चादरें, क्योंकि यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द है, चादर बिछाई जाती है, और र के अंत में क्या है, अ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा आपका बन जाएगा। इज दैट क्लियर। एक बार थम्स अप करके सब लोग बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, कलम हो जाएगा, बिल्कुल कलम हो जाएगा, कलम लिख देते हैं, कलम है, कलमें, कलम हो जाएगा, कलम खरीदी जाती है, चलाई जाती है, तो अंत में अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कल में शब्द हो जाएगा, कल में शब्द हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। बस इससे ज्यादा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो फिर तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, नक्षत्र के बारे में बताते हैं भाई, नक्षत्र के बारे में बताना बहुत जरूरी है। मजा आ गया। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाता रहता हूँ, तो हरियाणा में ज्यादा किस्से हुए हैं मेरे साथ में। तो मैंने पूछा बच्चों से, मेरी पहली क्लास थी लाइफ की हरियाणा में, हरियाणा सीईटी के लिए मैंने पढ़ाया था, आप में से हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे। तो उसमें क्या था, मैंने पूछा भाई बच्चों कैसा समझ में आ रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं जमा गच। भाई मैंने जमा गच क्या होता है। हाँ, शिकायतें हो जाए, ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं। बस आप क्राइटेरिया देखो। नमक शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है, नमक खाया जाता है, नमक खाई नहीं जाती। हाँ, तो मैंने पूछा भाई क्या जमा गच क्या होता है, तो उन्होंने कहा जमा गच का मतलब जी एक नंबर, जबरदस्त। मैं कहा अच्छा भाई, जबरदस्त हो जाता है, अच्छा। मगर जमा गच का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में चूरमा बहुत खाया जाता है, पहलवानी होती, चूरमा खाया जाता है, और चूरमा में इतना घी रहना चाहिए कि जब उसके लड्डू बांधे जाएं तो गच्च से आवाज आए, घी की गच्च से आवाज आए, तो वो बात रहती है आपकी। ठीक है भाई, तुम समझ के चलो चीजों को, मैं बहुत बहुत सिंपल करके चीजों को बता रहा हूं, और आपको मजा आ रहा होगा चीजों को समझने में, जानने में। ठीक है, जब आप कोर कॉन्सेप्ट के साथ देखते हो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि आप ध्यान रखो, नक्षत्र लिख देता हूं भाई साहब मैं, नक्षत्र, एक नक्षत्र होता है जिसको नक्षत्रों का राजा कहते हैं, वो होता है पुष्य नक्षत्र। क्या क्या होता है, पुष्य नक्षत्र होता है। ये पुष्य नक्षत्र होता है, बड़ा जबरदस्त नक्षत्र है, और नक्षत्रों में अगर सबसे ऊंचा नक्षत्र माना जाता है तो इसी को माना जाता है। और अगर यह रविवार के दिन आ जाता है तो इसकी विशेष महिमा बन जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर क्या आप करना चाहते हो, अगर आपका बच्चा है, आपका छोटा भाई है, बहन का बच्चा है, भतीजा है, भांजा है, या आपके बच्चे इन फ्यूचर होंगे, और उनकी जो एज है वो कितनी है, 0 to 16, है ना, 0 से 16 साल, 0 का मतलब वो अभी पैदा हुआ है, और 16 साल तक की उम्र है। तो अगर आप इन बच्चों में, 16 साल तक की उम्र के बच्चों में मेधा चाहते हैं, मेधा मतलब तेज बुद्धि हो इनकी ये निरोग रहें, क्या रहें, निरोग, वो निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, ये स्वस्थ रहें, ये स्वस्थ रहें, और ये कांतिमान हो, क्या हो, ये कांतिमान हो, खूब तेज झलकता हो चेहरे से,
अब आजकल चेहरे पर तेज कहाँ झलकता है, कहीं भी नहीं झलकता, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य की इतना हो रहा है। युवा ब्रह्मचर्य में रह ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। क्या है कि या तो उम्र पकने से पहले ही स्त्री का संसर्ग हो जाता है, ठीक है, स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है, स्त्रियां पुरुष के चक्कर में पड़ जाती हैं, तो काम भोग करने लगते हैं, तो वैसे नष्ट हो जा। अगर आपको लगता है कि आपका संपर्क एक से ज्यादा पुरुषों के और स्त्रियों के साथ में और आप स्टड हैं या बहुत कूल हैं, तो आप मूर्ख हैं, ठीक है, आप मूर्ख हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये आपको आने वाले सालों में पता लगेगा कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान करके आए हैं। चरित्र का तो भय होता ही है, इसमें चरित्र तो नष्ट हो ही जाता है, परंतु इससे आपकी मर्यादा भी भंग हो जाती है, इससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके थॉट्स पर प्रभाव पड़ता है, आपके तेज पर प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक उससे पालन करना चाहिए बढ़िया करके, ठीक है। और जिनका संसर्ग किसी पुरुष और स्त्री से नहीं हुआ है वो स्वतः ही अपना नाश करते हैं, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हो कि आपका जो बच्चा है, जो आपके बच्चे आगे होंगे इन फ्यूचर लाइफ में, ध्यान रखना, इसको लिख लेना कहीं डायरी पे, या अभी आपके पास बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कुछ भी हैं, उनको आप मेधा किसको कहते हैं, मेधा कहते हैं बुद्धि, बहुत तकड़ी उनकी बुद्धि हो जाए, स्मरण शक्ति बहुत तकड़ी हो जाए उनकी, है ना, याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाए, याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाए, स्मरण शक्ति बहुत जबरदस्त हो जाए, है ना, वो निरोग रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो जाए, स्वस्थ रहें और कांतिमान हो। कांतिमान मतलब ऐसा जले कि तेज सा झलकता है। तो पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन की विधि है। किसकी? स्वर्ण प्राशन। अब आप समझो स्वर्ण प्राशन क्या है महाराज। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण का मतलब होता है सोना, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और प्राशन का मतलब होता है चाटना या खाना। क्या होता है? चाटना या खाना। देखो, भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों का जिक्र है, जिसमें गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक है। मतलब कि जब जीव को जन्म दिया जाता है तो ऐसे ही नहीं कि अनप्लान तरीके से, वैसे तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है, अनप्लान तरीके से जीव के माता पिता, बच्चे के माता पिता संसर्ग में आते हैं, उससे गर्भाधान हो जाता है, गर्भ रह जाता है, प्रेगनेंसी रह जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है। पर नहीं, इसका भी विधान है। ये भी आपका गर्भाधान संस्कार, इसको भी समय को देखकर, नक्षत्रों को देखकर, स्वरों को देखकर, मैं बहुत गहरी बातें नहीं बताऊंगा आपको, रहस्य की बातें, पर स्वरों को देखकर, कौन सी नाक चल रही है, दाई चल रही है, बाई चल रही है, दोनों चल रही हैं। अब मैं इनके नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि नहीं बताऊंगा, इसको अगर पूछोगे तो नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए तो अधिकारी ही होना चाहिए। ये बहुत गूढ़ विद्या है जो मिलती है गुरुओं से, और इनका शास्त्राध्ययन करना पड़ता है बहुत अच्छे ढंग से। तो इससे क्या होता है, तो उसी में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आपका अन्नप्राशन संस्कार होता है। 6 महीने तक के बच्चों को डॉक्टर भी कहता है कि कुछ नहीं देना चाहिए, अपनी माँ के दूध पर रखना चाहिए, पर उसके बाद बाहरी तत्वों को, बाहरी द्रव्यों को उसको दिया जाता है। तो जब उसको हम खिलाना शुरू करते हैं तो उसका भी एक संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार। तो उसमें उसको खट्टी मीठी चरपरी सब चीजें चटाई जाती हैं। तो यहां पर स्वर्ण प्राशन है, तो सोना चाटना। तो सोना चाटना है, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने बच्चों को सोना चटा देना है। एक्चुअली में ये एक औषधि है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनाई जाती है। ये एक औषधि है जो बहुत सारी चीजों से मिला करके बनाई जाती है, और इसको माह में एक बार चटाया जाता है। क्या होता है? माह में एक बार इसको बताया जाता है, माह में एक बार इसको चटाया जाता है। और आप सोच, अब ये क्या होता है, इसमें सोना पड़ा रहता है। आपने देखा होगा आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म इत्यादि का प्रयोग होता है, धातुओं की भस्म जो होती है। इसके बारे में, नक्षत्र के बारे में जो सब बातें हैं वो सब बता रहा हूं आपको। वो जो स्वर इत्यादि की बात है वो बहुत रहस्य की और गोपनीय बातें हैं, वो सब नहीं खोली जाती है ऐसे मंच पर। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण का मतलब स्वर्ण से बनी हुई औषधि, उसमें स्वर्ण भस्म इत्यादि रहती है। स्वर्ण जो होता है वो मेधा शक्ति को इतना खतरनाक कर देता है, बहुत जबरदस्त। और इसके साथ में बाकी और औषधियां रहती हैं, ब्राह्मी रहती है, तमाम चीजें, शंखपुष्पी इत्यादि, उनसे एक योग बनता है, महीने में एक बार चटाया जाता है। आप सोचोगे सर हम इसको बनाएंगे कैसे? आपको नहीं बनाना है। आपके अगर आसपास या क्षेत्र में, आपके निकट क्या हो, आयुर्वेद का कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, क्या हो, आयुर्वेद का सरकारी अस्पताल हो, तो वहां पर जाकर पता करें। हर पूरे यूपी में तो ये चल रहा है, पूरे यूपी में चल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी हमारे यहाँ पर एक अस्पताल है,
एक जगह पर संभवतः है, वो इधर रोहाना की तरफ जाते हुए पड़ता है, तो वहां पर ये स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है। सरकारी अस्पताल है, वहां पर फ्री में, है ना, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको करा सकते हैं। और 0 से 16 साल तक के बच्चों को उसको कराइए तो आपको ये लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये है स्वर्ण प्राशन संस्कार, स्वर्ण प्राशन। तो ये सब कराओ, सबके लिए है ये। अपने बच्चों को कराना और फिर मुझे बताना जब आप कभी मुझे मिलोगे कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बात बताई, तो आप अपने देखो आपके जिले में या पास वाले जिले में जो है इसको कराओ। ये निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। इसके बारे में देखो। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, मैं निकलता हूं। हाँ कारक का बताएंगे, हाँ कारक बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपकी अगली कक्षा में, वचन की दूसरी कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।